गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपनी बात चल रही थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण दोषों की। आज हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार। सामाजिक विज्ञान में जो प्रश्न हम काम में लेते हैं उनमें 3-4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार। बात आती है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते क्या हैं, अर्थात वस्तु स्थिति पर आधारित जो प्रश्न हो उन प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। अब बात आती है कि वस्तुनिष्ठ स्थिति क्या होती है। वस्तुनिष्ठ स्थिति से तात्पर्य है जो कक्ष में हमने पढ़ाया, अर्थात एक निर्धारित सिलेबस में, निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित उसकी यूनिट, निर्धारित उस यूनिट का पाठ और उस पाठ का भी निर्धारित एक टॉपिक जो हमने लिया है उसी से रिलेटेड प्रश्न हमारे होंगे। यदि कक्षागत मूल्यांकन है तो, यदि टर्मिनल है तो जो पूरे टर्म के दौरान, जैसे 3 महीने के दौरान, 6 महीने के दौरान या पूरे साल के दौरान जो पाठ्यक्रम पढ़ा है उसमें से होंगे। उसमें व्यक्ति का अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, छात्र को स्वतंत्रता नहीं होती कि वो अपना विचार उसमें इन्वॉल्व कर दे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का एक विशिष्ट उत्तर होता है। विशिष्ट उत्तर से तात्पर्य स्पेसिफिक, उसका कोई दूसरा उत्तर नहीं है, वही उसका विशिष्ट उत्तर है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, भारत कब आजाद हुआ, इस प्रकार के प्रश्न ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं जिनका उत्तर विशिष्ट हो। इस गेहूं की खेती कैसे होती है, मान लीजिए 4 बच्चे हैं हमारी क्लास में, एक जम्मू कश्मीर का है, दूसरा हरियाणा का है, तीसरा महाराष्ट्र का है और चौथा पश्चिम बंगाल का है। चारों जगह गेहूं की खेती करने का टाइम अलग अलग है, चारों जगह के क्लाइमेट्स अलग अलग हैं, गेहूं करने की खेती अलग अलग है। तो यहाँ बालकों का अपना इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा उसमें इन्वॉल्व, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो देखा वो उसमें वो इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट जो है, सिलेबस जो है, उस सिलेबस से रिलेटेड प्रश्न ही आएंगे और उसमें बालक का या शिक्षक का अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण सम्मिलित नहीं होता। मेन चीज एक ही समझ लीजिए कि वस्तु स्थिति पर आधारित जो प्रश्न होंगे, ठीक है। अब बात आती है विशिष्ट उत्तर के कारण। ऐसे विशिष्ट उत्तरात्मक प्रश्न भी कैसे कहते हैं। विशिष्ट उत्तरात्मक प्रश्न जब पूछा जाए कि विशिष्ट उत्तरात्मक प्रश्न किन्हें कहेंगे, तो आपका सीधा सा उत्तर है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। अब बात आती है इसके प्रकार क्या है। सबसे पहला प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न से तात्पर्य जिन प्रश्नों का उत्तर 1 अथवा 2 शब्द अथवा 1 वाक्य में हो, उन प्रश्नों को लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं। अर्थात लघु उत्तर जिसका हो। जैसे लोकतंत्र की परिभाषा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ठीक, एक सेंटेंस हुआ पूरा, एक वाक्य हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947। ये उसका उत्तर हो गया। इस तरह से अर्थात जिन प्रश्नों का उत्तर 1 अथवा 2 वाक्यों में, 2 शब्दों में दिया जा सके अथवा 1 वाक्य में दिया जा सके, उन प्रश्नों को अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं। दूसरा है रिक्त स्थान पूर्ति।
जो रिक्त स्थान पूर्ति मीन्स एक सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस की एक शब्द को छोड़ दिया जाता है, उस शब्द की पूर्ति करनी होती है। जैसे भारत में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं बने हैं। अब यहां रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये हो सकता है, दूसरा प्रश्न हो सकता है जम्मू कश्मीर से कौन सी धारा, जम्मू कश्मीर से धारा को हटा दिया गया है। सीधा आ जाएगा, जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35A को हटा दिया गया है। ठीक है, इस तरह से रिक्त स्थान पूर्ति जो प्रश्न होते हैं इस टाइप के होते हैं। इसमें सेंटेंस को सिर्फ पूरा करना होता है, इसमें बालक को अपना ज़्यादा विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इन प्रश्नों से बचने के लिए कहा गया है कि रिक्त स्थान पूर्ति वाले जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों को मूल्यांकन में रखने से बचना चाहिए। तीसरी जो बात है वह है सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न। सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न से तात्पर्य एक सेंटेंस दिया होता है और उसमें बालक को सिर्फ सत्य या असत्य पर टिक करना होता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसके सामने कोष्टक में लिखा होगा सत्य ऑब्लिक असत्य, आपको यहां टिक करना है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें होते हैं। प्रश्न क्या है, एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को बालक को पूरा करना होता है। नंबर चौथे प्रकार के प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। सर्वाधिक जो इन मूल्यांकन की श्रेणी में जितने भी प्रश्न काम में लिए जाते हैं, सर्वाधिक प्रश्न बहुविकल्पात्मक प्रश्न लिए जाते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा गया है। जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम बात करेंगे तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न सर्वश्रेष्ठ प्रश्न रखे गए हैं। इनमें 3 ऑप्शन गलत होते हैं और 1 ऑप्शन सही होता है। सही ऑप्शन को सामने कोष्टक में भरना होता है। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ए, बी, सी और डी। ए में मान लीजिए नेहरू जी,
बी में महात्मा गांधी, खुशवंत सिंह, मुंशी प्रेमचंद। सही उत्तर को हम यहाँ कोष्टक में लिखते हैं। इसके दो ऑप्शन हैं। यदि ओएमआर सीट पर लिखा है तो उस विकल्प से संबंधित जो ओएमआर सीट में विकल्प दिया गया है, ए बी सी डी है या क गण है, जो भी है उसी को हमें काला करना होता है। दूसरा, अगर हमारे पास उत्तर पुस्तिका है तो उत्तर पुस्तिका में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, ये प्रश्न होगा, केवल प्रश्न नंबर डालने के बाद हमें उसमें उत्तर लिखना है नेहरू। अगर इस तरह का है तो हमें उसमें उत्तर लिखना है ए। तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनके कई विकल्प दिए हुए होते हैं, उन प्रश्नों को हम बहुविकल्पात्मक प्रश्न कहते हैं। अब बात आती है वर्गीकरण वाले प्रश्न। वर्गीकरण प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न से तात्पर्य है इन प्रश्नों में एक ग्रुप की चीज दी जाती है, उस ग्रुप और एक चीज उसमें से दूसरे ग्रुप की दे दी जाती है, अर्थात इसके चार विकल्प होंगे। जैसे गाय, भैंस, शेर, बकरी। इनमें से कौन सा डिफर है वो हमें देखना है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम कहते हैं वर्गीकरण वाले प्रश्न। जैसे इसमें डिफर है शेर। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्रश्न ऐसे ही होते हैं, कंफ्यूजन करने की दृष्टि से ही ये प्रश्न दिए जाते हैं, जिससे बालक का कॉन्फिडेंस लेवल मापा जाता है। जैसे गाय, भैंस, शेर और बकरी, ये सब जानवर हैं और चार पैर वाले जानवर हैं, लेकिन इनमें तीन जो जानवर हैं, गाय, भैंस और बकरी, ये शाकाहारी हैं। एक बात। दूसरी बात, ये दुधारू पशु हैं, लेकिन शेर मांसाहारी है और दुधारू पशु नहीं है। इसलिए जब इसका उत्तर हम सामने लिखेंगे तो लिखेंगे शेर, अथवा उस पर टिक करेंगे शेर। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। दूसरा और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मोर, गौड़ावन, अशोक स्तंभ, और राष्ट्रगान, तिरंगा कर लो, चलो तिरंगा झंडा। अब इस ग्रुप में से आप छांटिए, कौन सा छांटेंगे? इसमें से गौड़ावन अलग है। गौड़ावन क्यों अलग है? क्योंकि ये राज्य पक्षी है और ये सब राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, इस तरह से हम इसको अलग से रख सकते हैं। वर्गीकरण वाले प्रश्न आगे समझ में। अब बात आती है मिलान पद। मिलान पद प्रश्न। मिलान पद प्रश्न से तात्पर्य दो विकल्प दिए होते हैं, जैसे इधर दे दिए पुस्तक और इधर दे दिए लेखक, और इधर उनके उत्तर देने हैं। जैसे चार पुस्तक हैं। पहली जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी।
ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। ठीक है, तीसरी पुस्तक है रामायण। महर्षि वाल्मीकि। चौथी है महाभारत, महर्षि वेदव्यास। अब हमें लिखना है इसको उत्तर। जैसे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं नेहरू जी, इसमें भरना है सी। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह, इसमें भरना है ए। रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि, इसमें भरना है डी। और महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास, इसमें भरना है बी। इस तरह से हम इसके विकल्पों को भरते हैं। एक तरीका यह है, दूसरा तरीका इस तरह से भी है। इस तरह से भी हम इंगित कर सकते हैं, लेकिन ओएमआर शीट पर है तो इस तरह से ही होगा, और अगर मैनुअली है, कॉपी पर है, तो इस तरह से भी हो सकते हैं और इस तरह से भी हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम मिलान पद वाले प्रश्न कहते हैं। अर्थात जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पद दिए गए हैं, उन पद के सामने जो दूसरे पद दिए गए हैं उनसे किसका मेल खाता है उसको हमें इसमें लिखना होता है। जैसे देश, और दूसरा उदाहरण ले लीजिए, यहाँ देश लिख दिए, यहाँ राजधानी लिख दी, और यहाँ विकल्प वही 1 2 3 4, और यहाँ देशों के नाम लिख दीजिए, 4 देशों को लिख दीजिए, उनकी राजधानी लिख दीजिए, उसी तरह से इनके विकल्प लिख दीजिए। और अंतिम जो प्रश्न है वो है प्रत्यास्मरण प्रश्न। सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न। इसका तात्पर्य वे प्रश्न जो बालक की स्मृति पर आधारित हों। जरूरी नहीं है कि वो हमने आज ही सीखे हों। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित है, इसका मतलब हमने पहले सीख लिए, वो चीज हमारी मेमोरी में है, लेकिन पटल पर तब आएगी तब हमारे सामने स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस नहीं होगा तो रेस्पॉन्स नहीं होगा। भाई एसआर थ्योरी में यही तो बताया गया है, जब तक स्टिमुलस नहीं होगा रेस्पॉन्स नहीं होगा। अर्थात स्टिमुलस का यहाँ जो काम करेगा वो क्वेश्चन करेगा, और रेस्पॉन्स का जो काम करेगा वो आंसर करेगा। इसलिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये हमारी मेमोरी पर आधारित होते हैं। जैसे ही हमारे सामने प्रश्न एक उद्दीपन के रूप में सामने आया, तुरंत उसका अनुक्रिया होगी और प्रश्न का उत्तर बता दिया जाएगा। हमारे मस्तिष्क में तुरंत उस प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अर्थात स्मरण पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न कहते हैं। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ। अब बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। इसको सीसीई कहते हैं, सीसीई। सीसीई से तात्पर्य है कॉन्टिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
CCE अर्थात कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब हम इसको सबको एक साथ नहीं समझ सकते। सबसे पहले हम सतत मूल्यांकन की बात करते हैं कि सतत मूल्यांकन क्या होता है। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंटिन्यू इवैल्यूएशन, आकलन भी कह लो, एक ही बात है। सतत से तात्पर्य निरंतर, इवैल्यूएशन से मतलब है मूल्यांकन, यानी सतत निरंतर चलने वाला मूल्यांकन, अर्थात कक्षा कक्ष में और कक्षा कक्ष के बाहर बालक का निरंतर जो मूल्यांकन किया जाता है, उस मूल्यांकन को हम कंटिन्यू या सतत मूल्यांकन की श्रेणी में रखते हैं। सतत मूल्यांकन कक्षा प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं। सतत मूल्यांकन में मूल्यांकन भी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, कक्षा प्रक्रिया से तात्पर्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। कक्षा में क्या काम होता है? सिर्फ अध्ययन और अध्यापन का, शिक्षण का और अधिगम का, सीखने का और सिखाने का, पढ़ने का और पढ़ाने का। उस पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया में मूल्यांकन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बीच बीच में हम जो प्रश्न पूछते हैं वो सतत मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। इसे हम पृथक पृथक रूप से नहीं देख सकते। जैसे कक्षा शिक्षण को अलग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अलग, मूल्यांकन को अलग। मूल्यांकन और कक्षा प्रक्रिया अथवा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दोनों कंबाइंड हैं और ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समेकित भाग है। समेकित भाग है, समेकित का मतलब है सम्मिलित। इसे हम अलग अलग नहीं कर सकते, जो पूरे वर्ष औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। देखो दो बात आई इसमें, औपचारिक और अनौपचारिक। दोनों दृष्टि से ये चलता रहता है। औपचारिक कैसे? औपचारिक से तात्पर्य है जिसका कोई निर्धारण किया हुआ हो, जिसकी प्लानिंग पहले से ही हो। और अनौपचारिक का तात्पर्य है जिसकी प्लानिंग नहीं हो, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम उसे अदल बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन औपचारिक में यह संभव नहीं है। औपचारिक मूल्यांकन में और औपचारिक कक्षा प्रक्रिया में पहले ही हमें निर्धारित करना होगा कि कक्षा 8 में कौन शिक्षक जाएगा, उसमें कौन सा शिक्षक कौन सा विषय पढ़ाएगा, वो कौन से कालांश में जाएगा, उसके कालांश कितने मिनट का होगा, कितने कालांश उसके सब्जेक्ट को चाहिए। ये सारी बातें पहले से ही निर्धारित कर ली जाती हैं और इसे हम क्या कहेंगे फिर? औपचारिक। और अनौपचारिक, अनौपचारिक से मतलब है कि सभी बच्चों को हमने हॉल में बिठा लिया, सामने बिठा लिया, उसमें बच्चों का निर्धारण नहीं, उसमें शिक्षक का निर्धारण नहीं। लेकिन जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर कोई कार्यक्रम हुआ, जरूरी नहीं है कि वो कार्यक्रम मनोरंजनात्मक ही हो, उसके साथ साथ उसका संबंध हमारे कंटेंट से भी हो सकता है, हमारे विषय से भी हो सकता है और उसके माध्यम से बालक सीखे। फिर हमने औपचारिक और अनौपचारिक जो अधिगम बालकों को कराया, उसके आधार पर हमने बालकों से प्रश्न पूछे। मौखिक प्रश्न भी हो सकते हैं, लिखित प्रश्न भी हो सकते हैं, मूल्यांकन प्रायोगिक कार्य भी हो सकता है। उन सबके माध्यम से हमें बालक की जानकारी मिलती रहती है। इस प्रकार के कार्यक्रम 12 महीने चलते हैं। 12 महीने से तात्पर्य है पूरे सत्र भर चलते हैं और पूरे सत्र भर बालक का मूल्यांकन होता रहता है। दूसरी बात, कक्षा शिक्षण जो हम कराते हैं उसका तो हम प्रश्न पत्र के आधार पर मूल्यांकन कर लेते हैं, लेकिन कक्षा कक्ष के बाहर जो को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं उनका भी हम मूल्यांकन करते हैं। तभी हम किसी बालक के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह बालक एक संपूर्ण व्यक्ति बन चुका है,
एक सद्नागरिक बन चुका है, एक सामाजिकता के गुण इस व्यक्ति में हैं। इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन हम अनौपचारिक मूल्यांकन के माध्यम से और औपचारिक मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं, जो पूरे सत्र भर चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि बच्चों के साथ साथ हमें और कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य करना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो बच्चों को हमने सिखाया, बच्चों ने कहा कि साहब हमारे इसमें डाउट्स हैं, सारे बच्चों से हमें डाउट्स लेने हैं, सारे बच्चों से ये पूछना है कि भाई आपको और क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। वो बच्चे अपनी कठिनाइयों को बता देंगे, उन कठिनाइयों को हमें तैयार करना है, उनके सॉल्यूशन तैयार करने हैं और बालकों के सामने रखने, फिर उनका परीक्षण करना है। तो इस तरह से हमें ये बताता है मूल्यांकन कि हमारे बालकों का कठिनाई का लेवल कहाँ है, बालक किन चैप्टर्स को नहीं समझ पाए, उन चैप्टर्स को हम दोबारा से बालकों को समझाते हैं। ये सतत मूल्यांकन की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित है। जो मैं अभी बता रहा था औपचारिक अनौपचारिक में, शैक्षिक क्रियाओं का भी मूल्यांकन सतत मूल्यांकन के माध्यम से होता है और सह शैक्षिक क्रियाओं का भी। सह शैक्षिक से तात्पर्य को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल कूद आदि सारे कार्य उसमें आते हैं। यह शिक्षक यह कार्य अपने शिक्षण के दौरान मीन्स कक्षा शिक्षण के दौरान और उपकरणों के माध्यम से कर सकता है। अर्थात वो इसके लिए कि बालक का व्यक्तित्व कैसा है, बालक की इंटेलिजेंस कैसी है, बालक की रुचि कैसी है, बालक की क्षमताएं क्या हैं, उन सब के लिए मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण तैयार किए हैं। उन परीक्षणों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। इस प्रकार से बालक का सतत मूल्यांकन चलता रहता है और फीडबैक का कार्य भी करता है। फीडबैक से तात्पर्य है, अगर कोई बालक बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको पुरस्कार के रूप में हम विभिन्न प्रकार के शब्द काम में लेते हैं, जैसे शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कभी उसकी पीठ थपथपाते हैं, कभी उसको उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखते हैं, कभी सभी बच्चों के सामने खड़ा करके उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। तो इससे उस बालक को एक पुरस्कार की अनुभूति हुई कि मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है। वो बहुत अधिक प्रफुल्लित होता है और सीखने के लिए प्रेरित होता है। दूसरे बालक जो देख रहे हैं वो भी ऐसा करने के लिए प्रयासरत होते हैं, जिससे हमारा अधिगम का कार्य आगे बढ़ता है। और जो बालक कमजोर होते हैं, पढ़ नहीं पाते, वो भी इस प्रक्रिया से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से यह सतत मूल्यांकन होता है और सतत मूल्यांकन हमारे बालकों की प्रोग्रेस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसका तात्पर्य है बच्चे समस्त कौशल और बच्चे के समस्त गुण, उन सब की हमें इससे जानकारी मिलती है। एक अच्छे नागरिक में होते हैं, जैसे देश के प्रति लगाव, समाज के प्रति लगाव, सामाजिकता के गुण, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि, इन सब की जानकारी हम जो करते हैं वो व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से ही कर पाते हैं। सतत मूल्यांकन इसके लिए उपयुक्त नहीं। उक्त सभी गुणों का विकास धीरे धीरे होता है। अर्थात ये जो व्यापक मूल्यांकन है ये हम वर्ष के अंत में ही करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ष के दौरान बालक में विभिन्न प्रकार की क्षमताएं बढ़ती हैं, विभिन्न प्रकार से उसका शरीर विकसित होता है, उसकी सोच विकसित होती है, उसकी मानसिकता विकसित होती है। तो हम जब एक साथ सतत मूल्यांकन करते रहेंगे तो हमें सही पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जब हम बालक का वर्ष के अंत में मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से इन सारी बातों को हमें पता लग जाएगा। हम बालक में कौन से वांछित परिवर्तन करना और चाहते हैं, इस बात के लिए हमें एक पृष्ठभूमि मिल जाएगी कि हमारे बालकों में ये गुण विकसित हो गए और इन गुणों की और आवश्यकता है। ये हमें कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलेगा। व्यापक आकलन हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हम अवलोकन के माध्यम से कर सकते हैं, यानी देखकर, निरीक्षण करके। कक्षा कक्ष में भी देख सकते हैं, कक्षा कक्ष के बाहर भी देख सकते हैं, खेलकूद आदि क्रियाओं में देख सकते हैं, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों में भी देख सकते हैं। उसकी क्षमताओं का हमें इसके माध्यम से पता चल जाएगा। चर्चा भी बालकों से कर सकते हैं, उनका साक्षात्कार भी लेकर हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम व्यापक मूल्यांकन
कि व्यापक मूल्यांकन हम बालकों का आसानी से कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साल के अंत में बालक का जब मूल्यांकन करते हैं, बालक की हम पता करते हैं कि बालक में किन किन क्षमताओं का विकास हुआ, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं, वो संपूर्ण जानकारी हमें कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के माध्यम से पता चलता है, व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से चलता है। और सतत मूल्यांकन के माध्यम से कक्षा कक्ष अथवा कक्षा कक्ष के बाहर निरंतर कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो मूल्यांकन किया जाता है वो सतत मूल्यांकन। इस तरह से आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल पुनः इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया और उसके साधनों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।